नमस्कार बिहार वासियों, चलिए सच जानते हैं। आजकल चुनाव का माहौल है और 14 नंबर को अगला सीएम कौन बनेगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो उस सीएम की ताज को लेने के लिए कई लोग रेस में हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन के नेता है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता। तभी राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी इस बार बिहार के चुनाव में एक खिलाड़ी के तौर पर उतर चुके हैं। वे दावा करते हैं, उनकी रणनीतियों में इतना दम है कि वे भारत के पीएम से लेकर के कई राज्यों के सीएम तक को बनाने में अपना रणनीति का उपयोग किया है, उसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया है। प्यारे बंधु, वर्तमान के बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की क्या सोच है, उनकी क्या राय है, वह बिहार में किस प्रकार से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनकी यदि इन सारी कार्यशैलियों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में और आज पड़ताल करेंगे उनकी कार्यशैलियों की, आज जांच करेंगे उनके नारों की, आज हकीकत जानेंगे उनके दावों को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रशांत किशोर पर आरोप किया है। तो उन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वह राजनीति में भाड़े के सैनिक हैं, उनका कोई व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। एक तरफ 2014 में जब पीएम की कुर्सी के लिए लड़ी जा रही थी चुनाव, उन्होंने कभी हिंदुत्व के चेहरे श्री नरेंद्र मोदी के लिए विकास पुरुष की छवि रखी, तो कभी सेकुलर नेता ममता बनर्जी के लिए बंगाल अपनी बेटी चाहता है का नारा दिए। उनकी सफलता का सबसे बड़ी राज है वह किसी भी विचारधारा से बंधे नहीं है, न तो हिंदुत्व की विचारधारा से, न तो सेकुलर की विचारधारा से। तो उनके लिए राजनीतिक दल सिर्फ एक क्लाइंट है। तो अब सवाल उठता है, जब आप ही एक क्लाइंट हैं तो फिर आप बिहार की राजनीति में कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी अपने हर चुनावी भाषण में ये जरूर डिस्कशन करते हैं कि 30 वर्षों से आपको कभी लालू ने मोदी का डर दिखा करके वोट लिया तो मोदी ने आपसे लालू का डर दिखा के वोट लिया, बदले में आपको क्या मिला? वो दावा करते हैं कि चलिए आइए हम सब मिलकर बिहार में एक नए तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, वो जाति और धर्म से परे होगा। लेकिन बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जो दावा करते हैं, हर एक चुनावी भाषण में कहते हैं कि जाति और धर्म से दूर हट के पॉलिटिक्स करेंगे, एक नए माहौल को निर्माण करेंगे बिहार में। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुखौटा है या इसके अंदर में कुछ हकीकत भी है? इन सारे हकीकतों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से घटना को देखते हुए समझेंगे। तो पहली घटना है मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की खुली चुनौती। अगस्त 2025 में प्रशांत किशोर ने 3000 से अधिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर मीटिंग किया। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं था, बल्कि इसमें वोटों की सीधी सीधी सौदेबाजी थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज पिछले 30 वर्षों से दूसरे के लालटेन में तेल बनकर जलते आए हैं। यदि आप सभी हमारे साथ आ जाते हैं तो अगले 2 वर्ष में तो देश की राजनीति की दिशा बिहार से तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर मुसलमान साथ दे तो बिहार के बाद यूपी में भी योगी को ठोका जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक उनका यह बयान मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण के एक सोची समझी रणनीति बताते हैं। वे एक समुदाय को धार्मिक पहचान के आधार पर एकजुट होने के लिए उस्का रहे हैं, बदले में उन्हें सत्ता का सपना दिखा रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं ये वही वोट बैंक की पॉलिसी है जिसे वे बिहार में खत्म करने की दावा करते हैं। तो बंधु, अब हम लोग दूसरी घटना पर चर्चा करेंगे। किशनगंज में हक की राजनीति। सितंबर 2025 में मुस्लिम बहुल इलाका किशनगंज में एक राजनीतिक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो मुसलमानों को अब जरूरत है कि वे अपनी संख्या पर ध्यान ना देकर बल्कि हक की राजनीति के लिए लड़ाई लड़े। तो प्रशांत किशोर के उनका जो ये राजनीतिक बयान है, मुसलमानों के हक की लड़ाई, इसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? उनके अनुसार से ये एक क्लासिकल राजनीतिक बयान है जो कि पहले एक समुदाय को उनके पिछड़े और गरीब होने का एहसास दिलाओ, फिर खुद को उनके सामने एक मसीहा बनकर पेश करो।
वे बिहार में विकास की बात करने आए थे, लेकिन हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो अक्सर समाज में टकराव उत्पन्न करता है। वे अक्सर ओबीसी को टारगेट करते हैं। उनका कहना है कि ओबीसी किसी खास विशेष समुदाय का नेता बनना चाहता है, लेकिन वही काम प्रशांत किशोर जी बिहार में खुद कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं तीसरी घटना पर। राम मंदिर को लेकर प्रशांत किशोर की दोहरी मापदंड। अपनी पदयात्रा के दौरान पीके बार बार अक्सर बात करते हैं कि आपने हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर वोट दिया तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, लेकिन यदि यही आप बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य विकास के नाम पर वोट देते तो आपके बच्चों को शिक्षा मिलता, बिहार में विकास होती तो बिहार में उन्हें रोजगार मिलता। तो उनके इस बयान को लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है? यह बयान बहुत ही चौतराई से हिंदुओं की आस्था पर चोट करती है। वे धर्म और विकास को एक दूसरे को सामने खड़ा कर रहे हैं, मानो जो धर्म को चुनता है तो विकास नहीं कर सकता। यह बीजेपी की राजनीति की आलोचना है, लेकिन जो खुद में एक तरह की धार्मिक राजनीति है। वो बहुसंख्यक समाज के धार्मिक भावनाओं को विकास के नाम पर कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक खतरनाक राजनीतिक खेल है। मुस्लिम बहुल इलाकों में राजनीतिक भाषण में प्रशांत किशोर अक्सर इस्लामिक ग्रंथों और उनके प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। इमामगंज के एक भाषण में उन्होंने कहा कि आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जो कि कुरान का पहला शब्द इकरा यानी पढ़ो, लेकिन आपके बच्चे अभी तक अनपढ़ हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक उनके इस बयान को खंडन करते हुए कहते हैं, जब बीजेपी जय श्री राम का नारा लगाता है तो आप उसे धार्मिक राजनीति कहते हैं, लेकिन जब आप कुरान के आयतों और इस्लामिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं तो आप नारा देते हैं कि ये किसी समाज की जागरूकता की अभियान है। तो क्या आप बताइए प्रशांत किशोर जी, क्या यह दोहरी मापदंड है? यहाँ साफ दिखता है कि आप धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु, अब हम निष्कर्ष पे बात करेंगे। बात यह है कि उनके छवि का बिहार के जनता के दिलों में तस्वीर क्या बनती है। एक तरफ आप शिक्षा, रोजगार की और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप धार्मिक राजनीति के लिए तुले हुए हैं। आप किसी खास समुदाय विशेष को हमेशा वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप खुद ही घोषित सिद्धांतों को क्यों तोड़ रहे हैं?